जो आज हम चर्चा करेंगे वो है, टॉपिक है अपना, वो है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के बारे में अपन चर्चा करेंगे और इसमें से ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं है ये टॉपिक, ये छोटा ही है। और इसमें से कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं हर साल पेपर में, कुछ न कुछ है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो 8-10 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। अब अपन बात करते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन में मृदा अपरदन की परिभाषा की बात करते हैं कि मृदा अपरदन है वो किसे कहते हैं। परिभाषा में है वो ये है, मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। अब इस परिभाषा को समझ लेते हैं अपन। कहने का मतलब यह है कि मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। अब यह गमन किसके द्वारा होती है, इसके दो कारक है, जो एक तो है जल, जो वायुमंडलीय दो कारक है वो एक तो है जल और एक है वायु। तो ये दो जो प्राकृतिक कारक है इनके द्वारा मृदा कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं और इस क्रिया को अपन कहते हैं मृदा अपरदन। अब अपन बात करते हैं कि जो मृदा अपरदन के प्रकारों की। मृदा अपरदन के प्रकार, इसमें जो पहला है वो है प्राकृतिक अपरदन। प्राकृतिक अपरदन क्या होता है कि इस अपरदन में है वो प्राकृतिक कारकों द्वारा ही अपरदन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ज्यादा अपरदन नहीं होता है मृदा कणों का, और जितनी मृदा है वो जितना मृदा कणों का बनना व अपरदन का होना, ये दोनों बराबर चलते रहते हैं। प्राकृतिक अपरदन में क्या होता है कि जैसे मृदा का बनना जो मृदा के चैप्टर में आएगा, अपन इसके बात करते हैं कि जो मृदा कण है उनका कैसे मृदा कण बनता है चट्टानों के जो अपेक्षा से, उसके बाद में जितना भी मृदा कणों का बनना और मृदा कणों का है वो दूसरी जगह जाना, इसकी क्रिया है वो बराबर चलती रहती है और इसमें कोई ज्यादा मृदा कणों का या उर्वरक मृदा का कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। और ये प्राकृतिक सोर्स द्वारा होता है, मतलब इसमें किसी भी मानव का कोई भी मुख्य रोल नहीं रहता है या मानवीय कोई भी कारक इसमें भाग नहीं लेते। अब बात करते हैं अपन दूसरा, वो है कृत्रिम या त्वरित अपरदन। ये क्या होता है कि कृत्रिम और त्वरित अपरदन ये होता है कि त्वरित का मतलब होता है तेज गति से मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या जल्दी करने का मतलब ज्यादा समय नहीं लेकर के, और मृदा का बनना कम होता है इसमें और अपरदन होने की क्रिया ज्यादा होती है। अब इसमें क्या होता है कि कृत्रिम जो अपरदन है वो होता क्या है कि अपन जो मानवीय कारक है, जैसे मान लो कि अधिक पशुओं की चराई अधिक करना, या फिर बात करते हैं अपन कि ज्यादा वृक्ष न होना या फिर मृदा का ज्यादा लूज होना, ये जो क्रियाएं होती है या अपनी जो जुताई क्रियाएं हैं इनके द्वारा अपन मृदा के जो अपरदन को है वो बढ़ाते हैं, वो होता है कृत्रिम या त्वरित अपरदन। अब इसमें क्या होता है कि मृदा कणों का कम बनना व अपरदन अधिक।
अधिक होना, ये क्रिया होती है इसमें। कहने का मतलब मर्दा कण है वो बनते कम है और अपर्दन ज्यादा होता है। कहने का मतलब कटाव ज्यादा से ज्यादा होता है। और ये जो मानवीय कारक है इनके द्वारा ही इनको अपर्दन को जो बढ़ावा है मानवीय कारक द्वारा ही दिया जाता है। अब अपन बात करते हैं, ये मर्दा अपर्दन के प्रकार की बात हो गई। अब मर्दा अपर्दन को है वो कौन कौन से कारक है जो मर्दा अपर्दन को बढ़ाते हैं या उन कारकों द्वारा मर्दा अपर्दन होता है, इसमें अपन बात करते हैं। पहले अपन बात करते हैं वो है जल द्वारा मर्दा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। कहने का मतलब जल या जल अपर्दन जिसे बोलते हैं अपन जल अपर्दन। जल अपर्दन में क्या होता है, मर्दा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के साथ बहकर जाना। जल अपर्दन में क्या होता है कि मर्दा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर जाना या मर्दा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने की क्रिया है वो किसमें आती है, जल अपर्दन में आती है, वाटर इरोजन में आती है। अब इसमें क्या है कि अपन बात करते हैं कि प्रकार कि जल जो अपर्दन है या जो वाटर इरोजन है इसके कौन कौन से प्रकार है, जिनकी कौन कौन सी स्टेजें हैं या कौन कौन सी अवस्थाएं हैं कि वो जो मर्दा अपर्दन को है वो बढ़ावा देती है। यदि अपन इससे पहले ये दो चीज और देख लेते हैं कि यदि अपन भारत की बात करते हैं तो भारत में है वो मर्दा अपर्दन है वो सर्वाधिक किससे होता है, भारत में सर्वाधिक मर्दा अपर्दन ये होता है जल द्वारा। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन भी है कि जो भारत में है सर्वाधिक मर्दा अपर्दन है वो कौन सी कारकों द्वारा होती है, तो वो है जल द्वारा। यदि अपन बात करते हैं कि ये यहाँ पे मर्दा नहीं है भारत है। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन राजस्थान में, तो राजस्थान में सर्वाधिक है वो मर्दा अपर्दन किसके द्वारा होता है, वो होता है वायु द्वारा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन है वो थोड़ा सी इसमें डीपली पहुंच जाता है, उसमें ये पूछते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें है वो मर्दा अपर्दन है वो किसके द्वारा होता है, या पश्चिमी क्षेत्र में है वो सर्वाधिक मर्दा अपर्दन किसके द्वारा होता है। यदि अपन राजस्थान की बात करते हैं तो जो यदि पूर्वी क्षेत्र है तो उसमें है वो जल द्वारा सर्वाधिक होता है मर्दा अपर्दन। और यदि अपन बात करते हैं राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र की तो पश्चिमी क्षेत्र में वो है वायु द्वारा मर्दा अपर्दन होता है। आपको ये चीज है वो ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं वो है जल अपर्दन की, वाटर इरोजन की। वाटर इरोजन के जो प्रकार है उनकी बात करते हैं। अब उसमें है ये चार प्रकार के हैं। पहला है बौछार जल सरण। देखो एक चीज और है अपर्दन और सरण। अपर्दन और सरण है वो सिमिलरी वर्ड है, कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की चीज नहीं है। कई बार सरण भी लिखा हुआ आता है और कई बार अपर्दन भी आता है। तो अपन बात करते हैं किसकी, जल जो सरण है उसकी बात में बौछार जल सरण की बात करते हैं। अब बौछार जल सरण में क्या होता है कि मर्दा कणों का वर्षा की बूंदों द्वारा तीतर भीतर होना। देखो ये है, ये जल अपर्दन की पहली अवस्था है वो है बौछार जल सरण। और इसमें क्या क्या आता है कि
कि जो मृदा कण है वो वर्षा की बूंदों से क्या है, तितर बितर हो जाते हैं। कहने का मतलब ऐसे हो जाते हैं जैसे मान लो कि यहाँ पे ये मृदा कण है और यहाँ पे जो वर्षा की बूंदें गिरेगी तो ये कण है, ये जैसे मान लो कि यहाँ, तो ये कण उछल करके इधर गिर जाएंगे और ये मान लो कि यहाँ वाला कण है वो यहाँ गिर जाएगा। तो ऐसे इधर उधर वो है कण है वो वर्षा की बूंदों से बिखर जाते हैं। ये है पहली अवस्था। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन, वो करते हैं परत सरण। परत जल सरण भी बोल सकते हैं या परत सरण, एक ही चीज है। अब इसको बोलते हैं सीट इरोजन और इसको बोलते हैं स्प्लेश इरोजन। ठीक है, अब ये है परत सरण। इसमें क्या होता है कि पहले समझा देते हैं कि इसमें जैसे अपना ये खेत है, तो इस खेत में क्या होता है कि कहीं जैसे पूरी की पूरी परत है वो पानी के साथ बह करके और दूसरी जगह चली जाती है, दूसरे खेत में चली जाती है जो डाउनवार्ड है। यहाँ पे अपन ने कभी देखा होगा बारिश होने के बाद में छोटी छोटी परतें बन जाती है, तो वो परत सरण का ही भाग है। और ये सरण है वो सर्वाधिक नुकसानदेह है, या इसको बोल सकते हैं अपन किसान की जो मृत अवस्था भी बोल सकते हैं इस सरण को। तो ये क्या होता है कि मृदा कणों का परत के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया। अब इसमें क्या होता है कि जो बहाव होता है जल का, तो बहाव के साथ में है वो जो परत के रूप में है वो मृदा है चली जाती है। और इस अवस्था में होता क्या है कि ये है वो नग्न, कहने का मतलब इसको बोल सकते हैं अपन कि जो नग्न आंखों से है वो अपन इस अवस्था को देख नहीं सकते। फिर उसके बाद में पता चलता है कि ये अवस्था है वो अपने खेत में है, वो परत सरण की अवस्था हो रखी है। और ये सबसे हानिकारक अवस्था है। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि जल अपर्दन में या जल सरण में सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी है, तो वो कौन सी है, परत सरण। अब उसके बाद में अपन इसको यदि वापस रिकवर करना चाहे कि छोटी छोटी जो परतें बन जाती है, तो अपन जुताई द्वारा इसको ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो ऊपर की जो मृदा है, जो उर्वरक मृदा है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर जाती है, इसलिए इसको किसान की मृत अवस्था भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में बात करते हैं तीसरी, तो वो बात है वो है रील सरण। रील इरोजन। इसमें क्या होता है कि जो मृदा में जल द्वारा छोटी छोटी नालियां बन जाती है। जो रील सरण क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, या आपको ये सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि परत सरण के बाद वाली अवस्था कौन सी है, तो वो कौन सी है, रील सरण। या ऐसे पूछा जा सकता है कि जो परत सरण के पहले वाली अवस्था कौन सी है, तो वो है बौछार सरण। तो जो रील सरण है उसमें होता क्या है कि मृदा के जो कण है या जो मृदा है या जो खेत है, उसमें क्या होता है कि ढलान के जो समान है या समानांतर है, वो छोटी छोटी नालियां बन जाती है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अपना खेत है और इस खेत में होता क्या है कि जैसे पानी के बहाव से ऐसे छोटी छोटी नालियां बन जाती है, और इन नालियों को अपन जुताई करके और इसको वापस ठीक भी कर सकते हैं। और इस रूप की जो ये रूप होता है, और उस रूप को रील जो सरण है वो कहा जाता है। और ये परत सरण के बाद की अवस्था है। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन, चौथी अवस्था है वो है गली इरोजन या अवनालिका बोलते हैं उसको, अवनालिका सरण, गली इरोजन। खेत में वर्षा के तेज बहाव द्वारा बड़े बड़े नाले
में परिवर्तित नालों में परिवर्तित हो जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ज्यादा डिटेल आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मेन मेन चीज है वो आपको ध्यान रखना है केवल। और इसमें ऐसे बहुत सारी डिटेल है जो लेकिन अपने काम की नहीं है, अपने काम की जो चीज है बताई जा रही है वही काम की है केवल। अब अपन जो अवनालिका सरण की बात करते हैं या गली इरोजन बोलते हैं इसको, ये इसमें क्या होता है कि जो नालियां, जो छोटी छोटी नालियां बनी थी, जो रील इरोजन में या जो रील सरण में जो छोटी छोटी नालियां बनी थी, उसका ही ये बड़ा जो परावर्तित रूप है, वही नालियां क्या है, जो बड़े बड़े जो गली है या जो बड़े बड़े जो नाले के जो नाले बन जाते हैं और उनको अपन जुताई द्वारा ठीक भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं अवनालिका सरण। तो ये आपका जो जल सरण है ये कंप्लीट हो गया है, ये शायद समझ में आ गया होगा। और इसमें क्या होता है कि इसके 4 प्रकार है। अब उसके बाद में बात करते हैं वो दूसरी जो कारक है उसकी बात करते हैं, तो वो है वायु द्वारा अपर्दन या वायु सरणी भी बोल सकते हैं उसको। तो उसकी बात करते हैं अपन। अपने राजस्थान में मुख्यतः है वो वर्षा की कमी होती है और तेज हवाओं के कारण से मृदाकण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं और सर्वाधिक नुकसान है वो वायु सरण या वायु अपर्दन द्वारा ही होता है। तो अपन बात करते हैं वो है वायु सरण। वायु सरण या वायु अपर्दन भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं कि यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि सर्वाधिक है राजस्थान में किसके द्वारा सरण होता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा सरण है वो है वायु सरण। क्योंकि आंधियां सर्वाधिक कहां चलती है, राजस्थान में चलती है और सर्वाधिक मृदाकण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु द्वारा ही जाते हैं। लेकिन इसमें पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा दिमाग पे जोर देना है। अब है वायु सरण। इसमें क्या होता है कि मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु द्वारा गमन करना। देखो इसकी सिंपल सी परिभाषा है, वैसे ज्यादातर ये परिभाषाएं वगैरह है वो कम आती है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना वो क्या कहलाता है, वायु सरण कहलाता है। अब इसके प्रकारों की बात करते हैं, वो है पहला है जो प्रकार की बात करते हैं तो पहला है निलंबन। और निलंबन को अपन बोलते हैं सस्पेंशन। आपको इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी का भी ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में सस्पेंशन ही लिखा हुआ आता है और अपन सस्पेंस ही हो जाते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि सस्पेंशन है वो क्या है और निलंबन को ही बोलते हैं या उछलन को बोलते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये सस्पेंशन जो प्रकार है इसमें क्या होता है कि मृदा कणों का व्यास 0.1 mm से कम होता है। मृदा कणों का व्यास है वो कितना होता है, 0.1 mm से कम होता है। और ये मृदा कण है वो वायुमंडल में जो हवा में है वो तैरते रहते हैं और एक स्थान से कई किलोमीटर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये अपने को देखने की बात यह है जो निलंबन और सस्पेंशन है वो अपन देखा होगा कि जो सूर्य का प्रकाश है वो उसकी रोशनी है खिड़की से होते हुए अपने जो कोई कमरे में गिरती है और अपन झाड़ू वगैरह निकालते हैं, तो एक जो वायु का जो गोल सी बनता है या जो हवा का जो गुब्बारा सी बनता है तो वो एक लेयर सी दिखती है, वो एक तरह का किसका प्रकार है, निलंबन का प्रकार है। आपको इतना ध्यान रखना है कि निलंबन जो कौन सा है वो प्रकार समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है आपको याद करने की, वो यही है। इसके प्रकारों को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखना है कि इसका जो मृदा कण का व्यास है वो कितना है।
अब उसके बाद में बात करते हैं वो दूसरा प्रकार की बात करते हैं, वो है उछलन। उछलन उछलन को कहते हैं साल्टेशन। उछलन का दूसरा नाम जंपिंग स्टेज भी बोल सकते हैं। उछलन ये है कि इसमें जो वायु सरण है उसमें सर्वाधिक हानिकारक अवस्था कौन सी है, तो वो है उछलन ही है। इसमें क्या होता है कि जो मृदा कणों का व्यास है, मृदा कणों का व्यास है 0.1 mm से 0.5 mm के बीच होता है। ठीक है, मृदा कणों का व्यास है 0.1 mm से 0.5 mm के बीच होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। ये मृदा कणों की साइज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको इतना ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये व्यास का ही पुटअप होता है इसमें से। अब इसकी बात करते हैं कि जो उछलन है इसको जंपिंग स्टेज भी बोलते हैं और ये है सबसे हानिकारक अवस्था भी है। किसकी बात करें अपन, यदि अपन बात करते हैं वायु सरण में, तो वायु सरण की सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी है, वो है उछलन। इसमें क्या होता है कि मृदा कणों का व्यास है 0.1 से 0.5 mm के बीच होते हैं और मृदा कण है वो उछल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, बस उछल करके चले जाते हैं, इसलिए इसको जंपिंग स्टेज भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो वायु है, जो मृदा है उसका जो नुकसान है वो 50 से है 75% है, वो नुकसान इसी अवस्था से होता है। यदि अपन इसको 100% करें तो जो 50 से 75% है वो नुकसान किस अवस्था से होता है, केवल और केवल उछलन से होता है। अब अपन बात करते हैं वो तीसरा है, वो है सतह सर्पण, जिसको बोलते हैं सरफेस क्रीप। सतह सर्पण में क्या होता है कि जो मृदा कणों का व्यास है 0.5 mm से अधिक होता है, या तो इतना होता है या अधिक। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि जो सतह सर्पण में जो मृदा कण होते हैं जो ज्यादा व्यास वाले होते हैं, 0.5 mm से अधिक व्यास वाले होते हैं, तो ये जैसे मृदा सतह है तो इस पे क्या होते हैं कि ये रेंग करके और दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, जबकि ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते और ये ज्यादा हानिकारक अवस्था भी नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका व्यास कितना होता है। अब अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो जल सरण है प्लस वायु सरण, इसको यदि ये दोनों अवस्थाएं हैं तो इसको क्या कहते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, वो है वेव इरोजन। इंग्लिश में वेव इरोजन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तरंग सरण। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो जल और वायु द्वारा सरण होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं या इस प्रकार के सरण को कहते हैं वेव इरोजन और या तरंग सरण। अब आपने को इतना ध्यान रखना है कि जो मृदा अपरदन का जो चैप्टर है पूरा, अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं इनके बारे में अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं, जो जल्दी ब्रीफली रूप में इसकी चर्चा करते हैं। पहले तो अपन बात करते हैं जो प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में क्या होता है कि जो प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का सरण होता है और इसमें मृदा जितनी बनती है उतना ही सरण होता है, मतलब इसमें कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी जो बात कर रहे थे अपन कृत्रिम या त्वरित की बात कर रहे थे, तो ये मानवीय कारकों द्वारा जैसे पशु द्वारा अधिक चराई हो जाना या जो फसलें हैं वो कम होना या जो घासें हैं वो मृदा सतह पे कम होना, इसके द्वारा जो मृदा कण है वो मानवीय कारकों द्वारा जो मृदा का बढ़ना कम होता है और सरण ज्यादा होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब दूसरे जो अपन कारकों की बात कर रहे थे तो जल अपरदन या जल सरण की बात कर रहे थे, तो उसमें 4 प्रकार थे। अब 4 प्रकार में आपको बस केवल उनकी स्टेप का ध्यान रखना है कि पहली अवस्था जैसे बौछार है, दूसरी अवस्था परसरण या सीड सरण है, सीड इरोजन है, तीसरी अवस्था है वो रील है और चौथी अवस्था है वो अवनालिका है। अब अपने को इतना ध्यान रखना है कि कौन सी अवस्था के बाद में कौन सी अवस्था आती है, एक तो इतना ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना है कि सबसे हानिकारक अवस्था इनमें से कौन सी है। तो सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी थी, वो थी परत सरण।
अब इसके अलावा अपन बात करते हैं वायुसरण में। तो वायुसरण में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है कि जो मृदा कणों का व्यास सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी है, वो उछलन है। और इनको कंबाइंड जो दोनों रूप में है उसको क्या कहते हैं, तरंग या जो वेव विरोधन कहते हैं। और इसको हानिकारक अवस्था और इससे सर्वाधिक नुकसान होता है वो कितना होता है, 50 से 75% होता है। ये जो मृदा अपरदन का चैप्टर था ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इजी चैप्टर है, और इसमें ज्यादा जो क्वेश्चन बनने वाले हैं नॉर्मली यही क्वेश्चन बनते हैं। और बस इनको ध्यान में रखते हुए अपने को इस टॉपिक के बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है, ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है, और बस ये ब्रीफली जो अपने को पढ़ाया गया है बस इसको ही देखना है सफिशिएंट मैटर के लिए, जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू।